नमस्कार दोस्तों, NCERT क्लासिक यूट्यूब पर आपका दिल से स्वागत है। मैं नीतीश आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। कक्षा 10 की विज्ञान की ये आपका पाठ है, 12वां पाठ है और इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हूँ। चलिएगा, इसकी मैं कुछ आपको टॉपिक क्लियर कराता हूँ, उसके बाद कुछ डेरिवेशन कराना है ना। आपका सबसे पहले इसमें अगर टॉपिक देखने को मिलेगा तो आपका सबसे पहले टॉपिक इसमें देखने को मिलता है विद्युत धारा। आपने बहुत पढ़ा होगा कि विद्युत धारा क्या होती है ना। अच्छा, आपने सीधी सी बात है कि धारा तो पढ़ी ही होगी, ये तो मैं जानता ही हूँ कि धारा क्या होती है ना, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। आपने कभी पानी चलते हुए देखा होगा और जो पानी बहते हुए जा रहा होता है ना, जा रहा होता है, उसे हम धारा कहते हैं ना। ऐसे अगर हमारी बिजली की बात करी जाए तो बिजली की यानी इलेक्ट्रिसिटी की जो धारा बहती है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी एक ये तार है आपका, है ना, ये चालक है और यहाँ से यहाँ तक आपकी विद्युत धारा जा रही है, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं दे रही ना, है ना। जो जा रही है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन इसकी स्टैंडर्ड आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपकी फॉर्मूला से आपको बनाना होगा। क्या होता है? इसका होता है Q/T होता है। क्या होता है? Q/T होता है। और ये हमारा किसके बराबर होता है? ये हमारा I के बराबर होता है। यानी हमारी विद्युत धारा क्या होती है? आवेश की परिवर्तन दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? आवेश की परिवर्तन दर, यानी समय के साथ अगर आवेश में कुछ परिवर्तन हो रहा हो तो हमारी विद्युत धारा कहलाती है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए। आप दोबारा ये भी बना सकते हैं कि 1 सेकेंड में, क्या बना सकते हैं कि 1 सेकेंड में बहने वाला आवेश आपका, यानी 1 सेकेंड में बहने वाला आवेश आपका क्या कहलाता है? आपकी विद्युत धारा कहलाती है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आप ओम के नियम की बात करें तो ओम के नियम से भी डिफाइन कर सकते हैं। ओम का नियम क्या होता है? आपका B = IR होता है ना, B = IR होता है। तो यहाँ से आप I को फाइंड आउट कर सकते हैं। I बराबर हो जाएगा आपका V/R हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी परिपथ में क्या कहते हैं, हमारी वोल्टेज है, वोल्टेज V है और उस पर कोई प्रतिरोध R कार्य कर रहा है, तो उनके अनुपात को, यानी वोल्टेज और आपका प्रतिरोध है, उसके अनुपात को हम विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन ये आपका नियम अगर परिभाषा लिखने को आ जाए तो ये नहीं लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी, क्योंकि ये चीज़ हमारी, जब हमें ये चीज़ नहीं पता ये क्या है, तो हमें ये क्या पता होगा कि वोल्टेज क्या है, हमें ये क्या पता होगा कि हमारा प्रतिरोध क्या है ना। तो ये चीज़ आपका ओम के नियम में काम करता है। तो आपको सीधे सीधे क्या लिखना है? ये फॉर्मूला लिखना है। अगर आपको आ जाता है कि विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए तो इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर। आपको सीधे सीधे क्या लिख देना है कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह, ये आपका आवेश है, प्रवाह है, की दर आपकी T हो गई है ना, समय के साथ आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक आपका एम्पियर होता है और इसे हम I से डिनोटेड करते हैं, यानी I से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि I से हम दर्शाते हैं, है ना। रिप्रेजेंट बोल दीजिएगा आप, डिनोटेड बोल दीजिएगा और दर्शाना बोल दीजिएगा, है ना। ये सब हम दर्शाते हैं। देखिएगा, अगला टॉपिक हम लेके चलते हैं साथियों। जैसे कि विभवांतर, आपका मैंने नया टॉपिक लिख रखा है। अगर आपको लिखने को आ जाए कि डिफाइन द, मतलब विभवांतर यानी वोल्टेज आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए, परिभाषित कीजिए, विभवांतर को परिभाषित कीजिए, तो आपको क्या करना है? आपको सीधे सीधे एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको क्या करना है? W यानी W यहाँ आपका क्या है? W आपका यहाँ पर कार्य है और इसके बटे में आपको आवेश कर देना है ना, जो हम आवेश कर रहे थे वो आवेश कर देना है, यानी किया गया कार्य, यानी जितना कार्य किया जाएगा और इस पर जितना आवेश लगेगा, है ना, वो आपका विभवांतर कहलाता है। विभवांतर होता क्या है? विभवांतर का मतलब होता है विभवों के बीच अंतर, है ना, विभवों के बीच अंतर, है ना, अंतर बोल सकते हैं। इसे हम क्या डेल्टा V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। आप V2 - V1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्टली हम क्या B से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा विभवांतर हो जाता है। लेकिन ये अगर बात करी जाए तो ये आपका विभव होगा। क्या होगा? आपका विभव होगा। फिर भी हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन अगर बात करी जाए कि आपका विभवांतर और विभव में क्या अंतर है ना, आपका विभवांतर क्या होता है? किया गया कार्य अपॉन जितना आवेश, मतलब एक जूल कार्य करने में जितना आवेश खर्च होता है, यानी एक जूल आवेश को खर्च करने में जितना कार्य होता है आपका, है ना, कैसे भी कह लो, 1 जूल आवेश खर्च होने में जितना कार्य होता है आपका, वो आपका क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। और अगर आपको विभव और विभवांतर की बात करी जाए तो आपका विभव क्या होता है? जैसे आपका एक ये चालक तार है, ये आपका चालक है
और अगर मैं यहाँ वोल्टेज देखूँ, यहाँ क्या देखूँ, वोल्टेज देखूँ, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर मैं वोल्टेज को मेज़र करूँगा, है ना, जहाँ पर मैं इस वोल्टेज को मेज़र करूँगा, तो हमारा जहाँ हम मेज़र कर रहे हैं वह पॉइंट आपका क्या होगा, विभव पॉइंट होगा, है ना, विभव वाला पॉइंट होगा। यहाँ पर हम विभव ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ से धारा चल करके गई, यहाँ रास्ते में कुछ खर्च हो गई, आपकी रास्ते में आपकी कुछ धारा खर्च हो गई, और क्या कहते हैं, और यहाँ पर जो आपकी धारा पहुँच गई, और वोल्टेज हमारा, अगर हम यहाँ फाइंड आउट करें वोल्टेज, ये हमारा V2 होगा, ये हमारा V1 होगा, तो हमारा जो वोल्टेज फाइंड आउट यहाँ का करें, यहाँ का करें, तो हम जो घटा के निकालने वाले हैं, यानी जो अंतर निकालने वाले हैं, वो हमारा विभवांतर होगा। लेकिन दोनों का जो है यूनिट वो सेम रहती है, वो वोल्ट होती है। क्यों होती है भाई? अच्छा, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, उसमें से 50 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे? 50 रुपए तो बचे, यानी मात्रक तो भैया वही रहेगा ना, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है ना, आपका मात्रक वही रहता है, चाहे आपका वोल्टेज हो, है ना, मतलब चाहे आपका विभव हो, चाहे आपका विभवांतर हो, मात्रक तो वही रहने वाला है ना। ये बात मैं मानता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगा। चलो, इसका फॉर्मूला आप लिखना चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो, यहाँ पर डेल्टा V करके लिख सकते हो, डेल्टा V बराबर W/Q करके लिख सकते हो। इसके लिए आपका ये विभवांतर का फॉर्मूला हो गया है। चलिएगा, मैं अगला टॉपिक लिख लेता हूँ। साथियों, आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ कि ये आपका 110% हर एग्जाम में पूछा जाता है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के, है ना। तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा कि इसके चांसेस 110% है, मान लीजिएगा, यानी ये आपका रखा हुआ ही मिलता है। मुझे भी, मैंने जब एग्जाम दिए थे तो पिछले क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ था, और मैंने जिस साल किया था मतलब हाई स्कूल इंटर, उस साल भी आपका ये रखा हुआ मिला था, है ना। तो आपका ओम का नियम क्या होता है ये समझ लीजिएगा। ओम का नियम आपका जो होने वाला है, ओम का नियम मैंने अभी आपको बताया था, V बराबर IR से हम फाइंड आउट करते हैं, और R बराबर हमारा क्या हो जाता है, B/I हो जाता है। ये आपका ओम का नियम कहलाता है। लेकिन इसे प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि ओम का नियम क्या कहता है आपका, ये कहता है कि जो आपका वोल्टेज होती है ना, क्या होती है, वोल्टेज होती है। यहाँ पर ये R मैंने लिख दिया है, ये हमें बाद में लिखना पड़ेगा। वैसे ये हमारा जो R है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है हमारा R, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, R हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन हम जैसे जब इसे प्रूव करेंगे तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें ये प्रूव करना होगा कि B बराबर IR, है ना, ये प्रूव करना होगा। तो हमें प्रूव करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे हम लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है I के, है ne? इतनी सी बात आपको लिखनी है, यहाँ पर लिख देना है, यहाँ आपको लिख भी देना है कि जो आपकी विभव है, क्या है, विभव V I के समानुपाती है, समानुपाती है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, समानुपाती है। और ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी कि B समानुपाती है I के। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम B को इज इक्वल करते हैं, किसी के बराबर करते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, और वही कांस्टेंट हमारा R होगा, और हम I ऐसे ले लेंगे, है ना। तो हमारा, हमने क्या बताया था, B बराबर क्या बताया था, मैंने यही तो बताया था IR, और यही तो आपको प्रूव करना था, है ना। आपको अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी तो वही सीधे सीधे ये लिखेंगे कि जो आपका B होता है I के समानुपाती होता है, बस सीधी सीधी वही लिख देनी है कि आपको प्रतिरोध तथा धारा के गुणनफल को विभव कहते हैं। बहुत सारी परिभाषाएं आप बना के लिख सकते हैं, यही आपका ओम का नियम है। चलिएगा, हाँ ये बात आपको अच्छे से कंप्लीटली समझ में आई होगी। चलिए अब कुछ डेरिवेशन करते हैं। इस टॉपिक में जो मैंने लिख रखा है वो मैंने लिख रखा है कि प्रतिरोधों के निकाय, है ना। क्या लिख रखा है मैंने, प्रतिरोधों के निकाय लिख रखा है। आपको प्रतिरोधों का निकाय देखना है। निकाय का मतलब होता है कि प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ देना, है ना। तो देखो, आप दो तरीके से जोड़ सकते हो, है ना। कैसे जोड़ सकते हो, एक आप श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो, और एक आप समांतर क्रम में जोड़ सकते हो। चलिएगा, मैं आपको जोड़ के बताता हूँ कि आप प्रतिरोधों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हो, है ना। तो मैं, पहला हमारा है श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम है, और हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा समांतर क्रम है, समांतर क्रम है ना, समांतर क्रम है। अगर मैं आपको क्या करता हूँ, श्रेणी क्रम पहले ले लेता हूँ, है ना। क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं श्रेणी क्रम लिख लेता हूँ। तो चलिएगा, मैं केवल श्रेणी क्रम लिख लेता हूँ। मैंने आपका श्रेणी क्रम लिख लिया है। श्रेणी क्रम में आपको क्या करना है, देखिएगा, एक आपको परिपथ बनाना है ना। क्या करना है आपको, एक
परिपथ बनाना है। परिपथ का मतलब होता है एक सर्किट बनाना है ना। परिपथ का मतलब क्या होता है आपका, एक सर्किट बनाना है, अंग्रेजी में से सर्किट बोलते हैं। और मैं यहाँ एक बैटरी लगा देता हूँ, वैसे सेल लगा देता हूँ, बैटरी नहीं लगा रहा हूँ, है ना। ये हमारा प्लस का होता है, इधर वाला माइनस का होता है, छोटा वाला। अगर देखो, अगर यहाँ बैटरी लगाओगे तो बैटरी का मतलब आप 2-3 सेल लगा के दिखा दीजिएगा, ये एक सेल होता है। वैसे एक बैटरी में आपके 12 सेल होते हैं। यहाँ पर एक हम कुंजी लगा देते हैं, ऐसे भी कुंजी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, दूसरा तरीका हमारा कुंजी लगाने का ये होता है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से हमारा कुंजी लगाने का होता है। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये आपकी कुंजी दे रखी है ना, ये आपकी कोई बैटरी दे रखी है, और ये आपका प्रतिरोध मान लेते हैं, ये R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। चलिए मैं उसी तरीके की कुंजी बना देता हूँ, क्योंकि मैंने कभी इस तरीके की नहीं बनाई थी और मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। ये आपकी क्या है, कुंजी है, और यहाँ से आपका क्या है, धारा निकल के जाती है। अगर हमारी ये कुंजी बंद होती है, क्या हमारी ये कुंजी बंद होती है, तो हमारी धारा आगे को प्रवाहित होती है। ये बात आपको कैसे समझ में आएगी, समझ लीजिएगा। यह आपका एक प्रकार की कुंजी है, ठीक, ये आपकी कुंजी है, और ये आपकी मतलब ये आपका एक प्रकार का लॉक तरीके का होता है ना, और ये आपकी की होती है उसमें, है ना। तो ये इसमें अंदर डाल देते हैं, ऐसे ही जब हम अंदर डाल देंगे इसमें, इसे बंद कर देंगे, यानी ये भी खुली हुई थी, ये हमारी खुली हुई थी, जब इसमें हम इस करके डाल देंगे तो ये हमारी बंद हो जाएगी। यानी इसका ये सिरा और ये सिरा इससे, यानी ये मान लो चालक है, तो ये कुंजी है हमारी, इसको हम लगा देंगे तो ये हमारी इधर से इधर धारा प्रवाहित होने लगी, इसलिए इसे बंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंद बोलते हैं। ये बात याद रखना, वरना ये सोचो कि बंद होने के बाद धारा कैसे प्रवाहित होगी, तो हम इसे बंद ही बोलते हैं। कुंजी हमारी बंद होगी तभी धारा प्रवाहित होगी। ये बात कंप्लीटली आपकी समझ में आ रही होगी, है ना। अब क्या करना है, यहाँ से हमारी धारा प्रवाहित हुई, है ना। ये जब आपकी धारा प्रवाहित हुई तो क्या करा इसमें, धारा सीधी चली गई, धारा सीधी चली गई, और सब में आई ही चली गई। क्या हुआ, हमारी सब में आई ही धारा चली गई। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए। क्या हुआ, हमारी धारा आई ही इतनी चली गई। क्यों चली गई हमारी धारा आई, क्योंकि हमारा श्रेणी क्रम में धारा आई ही हमेशा चली जाती है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ जानी चाहिए, है ना। क्यों, अगर हम जैसे ये खंभा है ना, क्या है, ये खंभा है, एक खंभे से लाइट खींची, क्या किया, एक खंभे से लाइट खींची, और उससे पहले हमारे घर में लाइट आई थी, है ना, हमारे घर में लाइट आई थी, हमारे घर में करंट बराबर आया। करंट का मतलब धारा होती है ना, करंट हमारे घर में बराबर आया, और हमने अपने घर से दूसरे वाले को दे दी, तो वहाँ भी करंट बराबर जाएगा। चाहे आप पकड़ लो तो भी हमारी बिजली लगेगी हमारे लिए उतनी तेज, और यहाँ भी उतनी तेज करंट लगेगा, है ना। तो आपको सब जगह धारा आपकी बराबर पहुंच रही है ना, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अगर एक खंभे से लाइट खींची और हमने सब घरों को बांट दिए, तो हमारी वोल्टेज क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। यानी हमारी यहाँ V1 पहुंची होगी, तो यहाँ हमारी V2 पहुंची होगी, और यहाँ हमारी V3 पहुंची होगी। यानी हमने अपने घर लाइट ली, वहाँ हमारी V1 आई थी, है ना, दूसरे पड़ोसी को दे दी तो उसके यहाँ थोड़ी कम पहुंचेगी, है ना। या और यहाँ पर हमने लास्ट में उसने दूसरे को दे दी तो उसके यहाँ पर और कम पहुंचेगी। तो हमारी क्या है, वोल्टेज हमारी अलग अलग हो गई, है ना। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आई होगी, मुझे ऐसी आशा है। वैसे इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको समझानी पड़े, लेकिन आपको क्या करना है, बस सीधे सीधे इसमें ओम का नियम फिट करना है, और हमें श्रेणी क्रम में सिद्ध करना है। ये बात आपको समझनी चाहिए, है ना। आपका क्या होता है, B बराबर के IR होता है। क्या होता है, B बराबर के IR होता है। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें R फाइंड आउट करना है ना, हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है। क्योंकि आपके प्रतिरोधी तो लगे हुए हैं, जब प्रतिरोध लगे हुए हैं तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, R बराबर जैसे मैंने पीछे लिखा था आपका, तो R बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा B/I हो जाएगा। ये बात भी आपको कंप्लीटली समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि R1 के ये समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना, इस समीकरण को 1 मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम सब प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, है ना। क्या करते हैं, सब प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा R1 प्लस के हमारे R2 प्लस के हमारे R3 जितने प्रतिरोध है ना, और हमारे यहाँ पर क्या धारा, हमारी धारा हो जाएगी हमारी की V1, है ना, प्लस के V2 प्लस के V3। ये बात भी समझ में आनी चाहिए। और इसके बटे में I, इसके बटे में I, इसके बटे में I। ये कैसे हुई, है ना, ये ऐसे हुई। चलो बिल्कुल आप कंप्लीटली वैसे समझना चाहो तो समझ सकते हो, ऐसे हुई, है ना। हम यहाँ पर लिखेंगे R1 के लिए प्रतिरोध, है ना,
प्रतिरोध कितना होगा, तो हमारा यही तो होगा R1 बराबर, यहाँ से देखिएगा R1 बराबर हमारा B बन गया ना, V बन गया और अपॉन में आई गई थी, है ना। ऐसे ही हमारा R2 के लिए देखिएगा, हमारा R2 के लिए प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा R2 बराबर क्या हो जाएगा, धारा हमारी B पहुंची थी, लेकिन वो वोल्टेज हमारी V2 पहुंची थी और हमारी I पहुंची थी, है ना, ये पहुंची थी। अब आपकी R3 की बात करी जाए तो R3 बराबर क्या पहुंचा था, आपका V3 पहुंची थी अपन की I पहुंची थी। अब मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि ये आपकी मान लो समीकरण आपकी 2 है ना, 2 है, ये 3 है और ये आपकी समीकरण 4 है। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूँ कि समीकरण, यहाँ पर लिख दूँ कि समीकरण 2, 3 एंड 4 समीकरण को जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर मैंने ये तो लिख दिया और कोई बड़ी बात नहीं है। हमने R1, R2 और R3 को जोड़ लिया, वो यहाँ आ गया और इनकी वैल्यू को जोड़ लिया, वो यहाँ आ गई। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। लेकिन मैंने समीकरण 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, R बराबर आपका B अपॉन I होता है कंप्लीटली, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, B अपॉन की I लिख दूंगा कंप्लीटली। बताओ इतनी बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी, है ना। और यहाँ हमारा सब देखो, बटे में अगर कोई संख्या एक जैसी होती है तो हमारा एलसीएम वही आ जाता है और हम केवल I लिख देते हैं। हमारा ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा ऊपर हो जाएगा V1 के प्लस के V2 के प्लस के V3 के। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आई होगी। और देखिएगा हमारी यहाँ से वोल्टेज कितनी गई थी, हमारी यहाँ से वोल्टेज कितनी गई थी, V गई थी, है ना। कितनी वोल्टेज गई थी, V गई थी और बट के हमारी V1, V2 और V3 हो गई। ये बात की आपको समझ में आई होगी। और अगर हम सबको जोड़ दें तो दोबारा हमारी क्या हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम उतना ही R ही रहने देते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पर हम R ही रहने देंगे, कुछ हम करने वाले नहीं है ना। ये हमारा वो टोटल था, हमारा क्या था, R1, R2, R3 था, वही रहने देंगे, कुछ हम छिड़काव नहीं करने वाले हैं। R2 प्लस के R3 यही रहने देना है हमें, है ना। हमें इसको जोड़ना है ना, हमारा कितना हो जाएगा टोटल, ये हमारा B हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका B हो जाएगा और अपॉन में क्या है, I है। अब देखिएगा इसको समीकरण 1 से मतलब करना है ना, हटाना है, तो B अपॉन की I बराबर आपका R है ना। तो इसको आपको R लिखना है, किसको R लिखना है, इसको आपको बराबर में R लिखना है ना, इसको R लिखना है। नहीं तो हमारा R बराबर क्या आ गया, ये आ गया, यानी हमारा R बराबर क्या आ गया, R1 के प्लस के R2 के प्लस के R3, ये हमारा आ गया, है ना। और हमारा इसका जो मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। ये बात भी आपको कंप्लीटली समझ में आई होगी। देखिएगा मैंने कुछ नहीं किया है, सीधा आपका ओम का नियम है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, है ना। ये बात आपको लिखनी है। तो B बराबर IR होता है, मैंने R बराबर निकाला तो B आपका ऊपर पहुंच गया, I आपका नीचे पहुंच गया। तो मैंने लिखा यहाँ पर आपका, मैंने ये सॉल्व करा पहले, है ना। क्या सॉल्व करा, ये सॉल्व करेंगे। R1 के लिए प्रतिरोध आपका ये निकाल लिया, R2 के लिए ये निकाल लिया और R3 के लिए मैंने क्या निकाल लिया, R3 के लिए ये निकाल लिया, है ना। समीकरण 1 इसे दे दी थी मैंने, 2 इसे, 3 इसे, 4 इसे, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर क्या आया, R1, R2, R3 आया ना। R1, R2 और R3 को जोड़ लिया, इधर हमारे उधर वाली जो वैल्यू थी उसकी वो वैल्यू को भी जोड़ ली, है ना। ये हमारा जैसे का तैसा रहा, है ना। इसे हमने क्या किया, देखो I हमारा सेम होता है, तो हमारा कोई भी संख्या सेम होती है तो हमारा एलसीएम वही आता है। और हमारा V1 के V2 के प्लस के V3 के हो गए, है ना। और हमारी टोटल जो धारा मतलब टोटल वोल्टेज हम यहाँ पर लिखेंगे कि परिपथ में कुल आपकी वोल्टेज कितनी है, वो V है। ये बात आप लिख देंगे, यहाँ पर है जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्या लिखना है आपको कि परिपथ में कुल धारा कुल वोल्टेज आपकी V है, इसलिए आप V1 प्लस के V2 प्लस के V3 बराबर V कर रहे हैं। और V अपॉन की R मैंने समीकरण 1 में ओम के नियम से क्या लिखा था, R लिखा था, है ना। और वही आपको दोबारा से रिप्लेस कर देना है। तो आपका R बराबर क्या आ जाता है, R1 के प्लस के R2 के प्लस के R3 के आ जाता है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आई होगी, मुझे ऐसी आशा है। चलिएगा मैं आपको समांतर क्रम वाला लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि वो आपको कैसा सिद्ध करते हैं। साथियों, मैंने जैसा कि आपका जो दूसरा टॉपिक था समांतर क्रम में संयोजन, ये भी मैंने लिख लिया है और आपको इसको भी बहुत जल्दी हम प्रूव करने वाले हैं। देखिएगा ये आपका एक खंबा है, क्या है आपका ये खंबा है और यहाँ से आपने एक लाइट खींची, अपने घर के लिए खींची, एक आपके पड़ोसी ने खींची और एक आपके उसके पड़ोसी ने खींची, है ना। और यहाँ पर क्या कहते हैं, बल्ब जला लिया या फ्रिज जला लिया, है ना, कुछ भी कर लिया आपने, यानी ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका प्रतिरोध हो जाता है। उसने भी सेम कोई चीज़ और चीज़ चला ली, है ना, उसने भी और कुछ चीज़
चला ली, यानी कुल मिला के आपका प्रतिरोध लग चुका है ना। और आपको ये जाके क्या कहते हैं, ये खंबे का दूसरा तार है, लेकिन हम ऐसे दिखा नहीं सकते है ना। ऐसा हो सकता है कि आपने अर्थ ले रखा हो है ना, ये वाला अर्थ हो सकता है, ये आपका बिजली हो सकता है पॉइंट है ना। कुल मिला के आपको 2 खंबे के तार चाहिए ना, है ना। देखो अगर हमारा ये फ्रीज है ना, फ्रीज में 2 तार लगते हैं, एक इधर से आया और एक इधर से आया है ना, 2 तार गए तभी तो हमारी कोई चीज़ काम करेगी है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और है ना, और इसमें आप क्या लगा देंगे, एक आपको बैटरी लगा देनी है ना, एक शेल लगा देना है, और एक आपको क्या कुंजी लगा देनी, कहीं भी कुंजी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको यहाँ से ऐसे धारा गई है ना, क्या हुआ, धारा गई है ना। धारा देखो इधर गई, इधर गई, इधर गई। अब आपको क्या पता होना चाहिए, एक खंबे से 3 घर बिजली जा रही है ना, तो वोल्टेज तो बटने वाली है नहीं है ना। वोल्टेज अब नहीं बटेगी, यानी यहाँ भी रहेगी साहब, यहाँ भी रहेगी और यहाँ भी रहेगी। और आपको पता होना चाहिए जब भी रहेगी तो अब धारा बटने वाली है। क्या है, धारा बटने वाली है। आपने सुना होगा कि एक ट्रांसफार्मर से 4 और 5 कुएं चल रहे हैं तो यहाँ पर एम्पियर कम मिलते हैं ना। एम्पियर का मतलब आपकी धारा ही होती है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कई जगह बट जाती है ना, तो वो आपके एम्पियर कम हो जाते हैं, लेकिन वोल्टेज हमारी पूरी आ रही होती है। तो वो इसी कंडीशन में होती है। आपने सुना होगा और आजमाया भी होगा। अगर आपके खेत के अगर पानी वगैरह कभी भरने गए होंगे आप ट्यूबवेल वगैरह से, तो कभी कभी हमारा ट्यूबवेल हरकत कर देता है, तो उसकी यही वजह होती है। क्या वजह होती है, हमारे एक खंबे से यानी एक ट्रांसफार्मर से कई जगह बिजली जा रही होती है, उससे हमारी धारा बढ़ जाती है, लेकिन वोल्टेज हमारी समान रहती है। वो हमारा समांतर क्रम का नियम कहलाता है। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी। देखिएगा, जब हमारी धारा यहाँ पहुँचेगी तो हमारी I1 हो जाएगी, यहाँ पहुँचेगी तो I2 हो जाएगी और यहाँ पहुँचेगी I3 हो जाएगी। आपको ये बात कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर ओम के नियम से ही करना है। जो कुछ करना है वो ओम के नियम से ही करना है। देख लीजिएगा साहब, ओम का नियम तो याद करना पड़ेगा है ना। क्या है, ओम का नियम तो याद करना पड़ेगा। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर के IR होता है ना। और हमें क्या है, R को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, R को हमें फाइंड आउट करना है। तो इधर ही लिखा रहने दो, यानी जो I है वो इसके बटे में पहुंच जाएगी। ये बात आपके समझ में आती है ना। अब देखिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, देखो ये समीकरण A मान लो, चाहे B मान लो, चाहे 1 मान लो, चाहे 2 मान लो, मतलब 1 मान लो चाहे A मान लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखोगे R1 के लिए, क्या लिखोगे, R1 के लिए, है ना। जब R1 के आप लिए लिखने वाले हैं तो यहाँ पर R1 लगाएंगे ना, R1 लगा दिया। और यहाँ पर हमारा B जाएगा, ये तो सिंपल सी बात है ही। और यहाँ हमारा I जाएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब हम R2 के लिए कर रहे हैं। R2 के लिए क्या होगा हमारा, ये समीकरण हमारी 1 हो गई, ऐसे मान लो, क्योंकि हमने A मान रखी है इसे, तो हम इसे 1 मानते हैं। R2 के लिए क्या हो जाएगी, इसी की तरह ये हो जाएगी R2 बराबर के B/I2 हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई नहीं आई। ये समीकरण हमारी 2 हो गई, है ना। अब हमें क्या करना है, R3 करना है। R3 के लिए आपका क्या हो जाएगा, R3 के लिए आपका हो जाएगा R3 और इज इक्वल टू B/I3। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। रोहित भाई देख लो, सवाल तुम्हारे मतलब का है ना। तो ये R3 बराबर B/I3 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, तीनों समीकरणों को जोड़ देना है ना। क्या करना है, समीकरण 1, 1,2 एंड 3 को जोड़ देना है। ये बात आपको समझना चाहिए जोड़ने पर, है ना। तो आपका क्या बनेगा, R1 के प्लस के R2 के प्लस के R3 के, है ना। R1 के प्लस के R2 के प्लस के R3, ये आपको समझ में आना चाहिए, है ना। वैसे ही हम लिखने वाले हैं V1/I1 प्लस के V2/के I2, है ना। यहाँ B1 ही रहेगा, है ना, सब जगह वोल्टेज सेम जा रही है, प्लस के B/के I3। ये बात आपको समझ में आई होगी, मुझे कैसी आशा है ना। अब आपको क्या करना है ना, आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपकी वोल्टेज दे रखी है ना, और वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है जैसे हम पीछे कर रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे हम, बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। आपको क्या कहते हैं, आई की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें आई की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ हमें आई की वैल्यू निकाल लेनी थी। चलो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जैसे R1 बराबर आया था B/I1 आया था, है ना। क्या आया था, I1 आया था। तो
तो I1 की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो B/R1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर B/I1 की जगह चलो दोबारा इसे रेज कर देते हैं। इसी से मतलब वैल्यू आपको इसी तरीके से निकालनी है ना, और वही डायरेक्टली पुट करनी है ना। चलो ये आपकी एक वैल्यू निकल आई है ना। जैसे आपको क्या निकलनी है, B/R निकली है ना। I1 देखो क्या है हमारी, यहाँ पर I1 की वैल्यू निकाली है हमने। चलो इसे हटाओ, बिल्कुल कोई बात नहीं, इसे हम हटा देते हैं। ये हमारी I की वैल्यू निकल आई है ना, I की वैल्यू निकल आई है। ऐसे हम क्या करते हैं, R2 बराबर निकालेंगे। R2 बराबर हमारा क्या था, B/I2 था। तो अब यहाँ से I2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका B/K क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, है ना। और ऐसे हम I3 बराबर क्या लिख सकते हैं, B/R3 लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। और अब जो हमारी समीकरण बनने वाले हैं, है ना, इसी तरीके से ये समीकरण बनेंगे, है ना, ये वाली समीकरण बनेगी। इन्हीं समीकरणों को हमें जोड़ना है, इन्हीं से करना है ना, करना तो यही है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा R1 के तो ये हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस के I2 प्लस के I3 क्या हो जाएगा, I1 प्लस के I2 प्लस के I3 ये हो जाएगा, है ना। और इधर क्या हो जाएगा आपका B/R1 प्लस के B1 नहीं है, केवल B रहेगा, बटे के R2 प्लस के V/R3। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। ये बात आपको कंप्लीटली समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो देखिएगा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। मैंने यहाँ से क्या किया, मैंने यहाँ से I1 की वैल्यू निकाली। क्या किया, I1 की वैल्यू निकाली। तो I1 की वैल्यू निकाली है तो R1 अब किस बटे में पहुँचेगा, यानी B/R1 हो जाएगा। ये समीकरण एक मान लो, है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, यहाँ से I2 की वैल्यू निकालनी है। I2 की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, B/R2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी, है ना। आप अगर कन्फ्यूजन ना हो तो आपको समीकरण नंबर 2 ये हो गई, है ना। और आपको यहाँ से क्या निकालना है, I3 की वैल्यू निकालनी है। I3 बराबर आपका क्या हो जाएगा, I3 बराबर आपका हो जाएगा B/R3 हो जाएगा। ये आपकी समीकरण नंबर 3 हो गई, है ना। अब तो समझ में आया, बता दो इसे, है ना। यही चीज़ मैंने उधर उसी के साथ कर दी है ना। चलो वहीं आप नोट कर लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी ये वैसे भी कर सकते थे, लेकिन वो से करने के लिए फिर यहाँ चेंज करते और यहाँ चेंज करते, फिर तुम्हारे समझ में थोड़ा सा दिक्कत आती, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट वहीं की वहीं चेंज करके वैल्यू रख दी है। आपकी वैल्यू रख दी है। अब क्या करना है, आपको लिखना है कि परपथ में कुल धारा आपकी कितनी है। परपथ में आपकी कुल धारा आपकी I है, इसलिए आपको I लिखनी है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। और यहाँ से देखो सब जगह V हमारे लिए कॉमन मिल रहा है ना। तो यहाँ से हम अगर V कॉमन लेते हैं तो हमारा 1/R1 बचता है, प्लस के 1/R2 बचता है, प्लस के 1/R3 बचता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और ये जो आपकी B है ना, ये जो आपकी B है वो आपको यहाँ पर इसके बटे में ले आनी है। क्या करना है, इसके बटे में ले आनी है। ये आपको इसके जब हम बटे में लाएंगे ये हमारा I/V हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I/V हो जाएगा। I/V बराबर आपको क्या हो जाएगा, 1/R1 हो जाएगा, प्लस के 1/R2 हो जाएगा, प्लस के 1/R3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर मैं इसको 1 के अपॉन में लिखूँ, है ना, देखो ये हमारा I/V है ना, I/V है, लेकिन हमारा R क्या है, B/I है ना। समझ लो ये उसका उल्टा है। आपका यहाँ B/I बराबर R लिखते हैं, है ना, B/I बराबर R लिखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, I/V है ना। तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं, केवल 1/R लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इसको 1/R कर देना है ना। क्या कर देना है, मैं इसे 1/R कर दे रहा हूँ कम्प्लीटली, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, 1/R कर दे रहा हूँ। तो 1/R बराबर आपको जो फाइंड आउट करना था वो यही है, कम्प्लीटली आपको समझ में आया होगा, है ना। इसका जो मात्रा होगा वो ओम ही होगा, है ना। ये बात आपको कम्प्लीटली समझ में आई होगी। इसे नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में ज़्यादा पूछा ही जाता है। साथियों, अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। देखिएगा अगर आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे पढ़ने में तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे, है ना। तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे भी वो भी पीछे नहीं रह पाए, पढ़ें आसानी से। और कुल मिला के हमारा यही मकसद है कि जो स्टूडेंट्स हैं कुछ फीस के अभाव से ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं, कॉलेज वगैरह में भी नहीं जा पाते हैं अभी कोरोना
काल चल रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम पढ़ा के क्या करेंगे, है ना। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन पढ़ रहा है, क्योंकि हमें तो नहीं पता चलता ऐसे कि कौन कौन पढ़ रहा है। लाइक करिएगा, लाइक आपकी बढ़ जाती है ना, लाइक बढ़ जाती है तो लिखिए, तो नहीं पता चलता। अपना नाम लिखिएगा कमेंट में, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आपने वीडियो हमारी देखी है ना। हमें ये तो पता चल ही जाता है कि वीडियो आपने कितनी देखी है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि आपका नाम क्या है ना। तो अपना नाम लिख दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।